नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप पर आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसने भारत में प्रॉपर्टी खरीदने के मायने ही बदल दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना रिस्की हो गया है? ये एक ऐसी प्रथा है जो सालों से चली आ रही है, पर सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले ने इस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अक्सर हम सुनते हैं, है ना, कि लोग टैक्स बचाने के लिए या पेपर वर्क आसान करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी किसी फैमिली मेंबर, खासकर पत्नी के नाम पर ले लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी रही है भारत में। और बात सिर्फ टैक्स बचाने की नहीं थी। लोगों को लगता था कि इससे आगे चलकर विरासत के मामले यानी इनहेरिटेंस वो भी आसान हो जाएंगे। मतलब ये एक सोची समझी, व्यापक रूप से स्वीकृत प्रैक्टिस थी, जिसको अब चुनौती दी गई है। लेकिन अब सीन पूरा बदल चुका है। तो चलिए सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले पर, जिसने ओनरशिप की पूरी डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है। तो फर्क क्या है? देखिए, पहले मामला सिंपल था, जिसका नाम रजिस्ट्री में, प्रॉपर्टी उसकी, सिंपल। लेकिन अब नियम बदल गया है। अब असली मालिक वो है जिसने प्रॉपर्टी के लिए पैसा दिया है, भले ही कागज पर नाम किसी और का क्यों ना हो। यह बहुत बड़ा शिफ्ट है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बिल्कुल क्लियर था। उनके शब्दों में साफ साफ कहा गया है, सिर्फ रजिस्ट्री में नाम होने से मालिकाना हक नहीं मिल जाता। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बदल देती है। तो ठीक है, अब ये तो साफ हो गया कि पैसा किसने दिया ये मायने रखता है। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि ये साबित कैसे होगा, इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा? इसके लिए कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस दी हैं। अब आपको सॉलिड प्रूफ चाहिए होंगे, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, या फिर कोई चेक या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। मतलब अब सिर्फ जुबानी बात नहीं चलेगी, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को लेकर भी सवाल उठ सकता है। तो यहां एक चीज समझना जरूरी है। अगर कोई अपनी लीगल कमाई से, अपने वाइट मनी से अपनी पत्नी या बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी लेता है, तो उसको बेनामी नहीं माना जाएगा। बेसिकली आसान शब्दों में कुंजी है वैध और पारदर्शी सोर्स ऑफ फंड्स। जहां से पैसा आया है, अगर वो साफ है, तो मालिक भी वही है जिसने पैसा दिया। सिंपल सा नियम है, ओनरशिप भुगतान करने वाले को फॉलो करती है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं। असल दुनिया में ये कानून कैसे काम करेगा, खासकर जब मामला थोड़ा सेंसिटिव हो, जैसे कि वैवाहिक विवादों में। यह कानून बिल्कुल साफ है। अगर किसी विवाद में पति ये प्रूव कर दे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि प्रॉपर्टी का पैसा उसकी इनकम से गया है, तो वही असली मालिक माना जाएगा, भले ही प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। लेकिन ये वन साइडेड नहीं है। अगर पत्नी ये साबित कर सकती है कि उसने भी पेमेंट में योगदान दिया है, भले ही छोटा हिस्सा हो, तो उसका हिस्सा भी कानूनी तौर पर स्थापित किया जा सकता है। मतलब कानून दोनों के असली फाइनेंशियल योगदान को देखेगा। तो इन सब बातों के बाद आगे के लिए क्या? अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहा है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चलिए कुछ जरूरी पॉइंट्स समझते हैं। यहां 5 अहम कदम हैं जो भविष्य में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, पेमेंट का सोर्स हमेशा क्लियर और डॉक्यूमेंटेड रखें। नंबर 2, एक प्रॉपर लीगल अग्रीमेंट बनवाएं जिसमें ओनरशिप साफ साफ लिखी हो। नंबर 3, सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे बैंक स्टेटमेंट्स, रिसीट्स, सबको आराम से संभाल कर रखें। नंबर 4, हमेशा एक लॉयर या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। और नंबर 5, सबसे जरूरी, फैमिली के अंदर पारदर्शिता बनाए रखें। ये कदम आगे आने वाले कई मुश्किलों से बचा सकते हैं। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें, तो ये फैसला टैक्स चोरी और प्रॉपर्टी फ्रॉड को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पूरा रियल एस्टेट सेक्टर और ज्यादा पारदर्शी बनेगा, ऐसी उम्मीद है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, यह फैसला कानूनी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और पारिवारिक विश्वास के बीच कैसा बैलेंस बनाएगा। ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।